डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10वीं की हिंदी अध्याय 5 को गोधली भाग 1 का, जिसका नाम है नागरी लिपि, उससे जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव की इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह से ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पढ़ाई जाती है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तरी भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत। नागरी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? दक्षिणी भारत से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1020 ईस्वी। बेतवा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? आप लोग इसका ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे। और हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं सदी से। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? ए, ऑप्शन नंबर ए, 8वीं सदी। उत्तर भारत में से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से। चलिए हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसमें पूछा गया है गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में या अंग्रेजी भाषा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा में। जहाँ दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मराठी भाषा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि मूल्य ने यानी गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? दिल्ली में, जौनपुर, वर्धा, इलाहाबाद। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, हम सीधे आंसर की तरफ बढ़ेंगे। और हमारा सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वार्धा। वर्धा में अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई किए थे। चलिए हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। नेपाली भाषा किस भाषा में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा गया है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जिसमें पूछा गया है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका सही जवाब है जो हम बताते हैं ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। इसका बिल्कुल सही जवाब है, गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है इन्होंने यानी गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? संस्कृत, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास या पुरालिपि शास्त्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षर कथा। अक्षर कथा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, जिसमें पूछा गया है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनगर। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? देवनगर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जिसमें पूछा गया है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन। बांग्ला लिपि है जो प्राचीन नागरी लिपि, क्या है? वाहन। वाहन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरी लिपि में। केरल के शासकों द्वारा किस लिपि में लिखा गया था? तो नागरी लिपि में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जिसमें पूछा गया पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
विजयनगर के राजाओं का। ऑप्शन बी विजयनगर के राजाओं का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जिसमें पूछा गया है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नागर शैली। जहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, नागर शैली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जिसमें पूछा गया है देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 सदी पहले। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे, 2 सदी पहले। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जिसमें पूछा गया नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8वीं से 11वीं सदी। 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिद्धम। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को सिद्धम कहते थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, जिसमें पूछा गया गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2500 से अधिक। ऑप्शन बी 2500 से अधिक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जिसमें पूछा गया है भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य की। भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है, तो गुणाकर मूल्य की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, जिसमें पूछा गया इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है। इस्लामी शासक आरंभ काल क्या है, कब से इस्लामिक शासक का काल आरंभ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12वीं सदी में। 12वीं सदी से इस्लामी शासक का आरंभ काल हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, जिसमें पूछा गया गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2009 में। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुआ था, 2009 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन 22 नंबर, जिसमें पूछा गया किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। ऑप्शन सी अकबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक के निबंधकार कौन है, गुणाकर मूल्य। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जिसमें पूछा गया नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी। ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जिसमें पूछा कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि टकसाल का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिक्कों से। टकसाल का संबंध किससे, सिक्कों से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 27, जिसमें पूछा गया श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जैन धर्म से। श्रवण बेलगोला का संबंध किससे, जैन धर्म से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, जिसमें पूछा गया सिद्धम क्या है। मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है, यह एक प्रकार का लिपि है। तो सिद्धम एक प्रकार का लिपि है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें पूछा है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई, प्रयाग, काशी, मथुरा या उज्जैन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी काशी को। देवनागरी की संज्ञा किसे दिया गया, काशी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें पूछा गया कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरहपाद। हिंदी का आदि कवि कौन है, सरहपाद। याद करिएगा दोस्तों, ये पूछा गया पहले भी क्वेश्चन कि हिंदी का आदि कवि कौन है, सरहपाद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है
31 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया कि अमोघ वर्ष कौन था। एक विद्वान था, एक कवि थे, एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे या राजवैद्य थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रख्यात प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। क्या थे? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया हमारा 32 नंबर में कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, संस्कृत में। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में? संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि बेतवा कहाँ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंदौर के पास। बेतवा कहाँ है? इंदौर के पास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 34 नंबर जिसमें पूछा गया कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लियम ताम्रपत्र मिले। ऑप्शन ए क्या, इसमें ऑप्शन दिया हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा बरगुन। किसके मिले हैं? राजा बरगुन। तो दोस्तों इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें 34 मुख्य इम्पोर्टेंट्स जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव थे इस चैप्टर से जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे या तो कभी पूछे गए थे, उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर किया हूं दोस्तों। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग ये सारे ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ तो वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर याद हो जाता है तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इससे हेल्पफुल मिलने वाली है। तो इस वीडियो को दोबारा देखकर इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह से ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो हमेशा आते रहते हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।